नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अपन जो प्रीवियस ईयर पर आधारित है विज्ञान के टॉप 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे थे, उसमें से 2 पार्ट आ चुके हैं। ये पार्ट 3 है। इसमें अपन एसएससी सीपीयू जो कि मार्च 2019 में एग्ज़ाम हुए हैं उसमें पूछे गए साइंस के टोटल, यानी ये जो टोटल 10 सेट में एग्ज़ाम हुआ था, इन 10 सेट में 90 के आसपास साइंस के सवाल पूछे गए थे। वो सभी सवाल यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट सहित देखने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। बाकी इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पर आपको सर्च करना होगा @TopTGK और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल निकल के आ रहा है, अत्यधिक सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए धूप का उपयोग करने की अभिनय अवधारणा को क्या कहा जाता है? तो सर्दियों में घरों को गर्म करने के लिए जो धूप का उपयोग किया जाता है वो अवधारणा कहलाती है पैसिव सोलर हीटिंग। उसमें क्या होता है कि जो खिड़कियां हैं, दीवारें हैं या फिर जो फ्लोर्स हैं वो इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि जो धूप है उसको कलेक्ट करके ये सोलर एनर्जी के द्वारा इनको गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है सर्दियों के दिनों में, जिसे कहा जाता है पैसिव सोलर हीटिंग। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, हेट्रोट्रॉफ 3 प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? हेट्रोट्रॉफ यानी परपोषी, ये 3 प्रकार हैं। इनमें से यहाँ पर उपभोक्ता नहीं है, बाकी मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी इसमें शामिल हैं। परपोषी का मतलब वे जीव जो अपने भरण पोषण के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड रहते हैं। ऐसे जीव जो स्वयं अपना भोजन निर्मित नहीं करते हैं अपितु वो अन्य पौधों या फिर जीवों पर निर्भर रहते हैं, वो परपोषी हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर शाकाहारी हो गया, जो जंतु केवल पौधों और पादप उत्पाद खाते हैं, जो पौधों पर निर्भर रहते हैं वो शाकाहारी। मांसाहारी जो जंतु केवल दूसरे जंतुओं को खाते हैं वो मांसाहारी हो गए, जैसे कि शेर, मेंढक, छिपकली हैं। शाकाहारी गाय, भैंस हैं। सर्वाहारी जो यहाँ पर जंतु अथवा पादप भी खाते हैं और जंतु वगैरह, यानी जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है वो सर्वाहारी हो जाएगा। जैसे कि मनुष्य हैं, कौवा है, ये सर्वाहारी हैं। बाकी वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो अभी आपके एसएससी 10+2 का एग्जाम होने वाला है लॉकडाउन के बाद, तो इसके लिए यहाँ पर स्पेशल प्रीवियस ईयर पर आधारित टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, जो कि आपको धुरीना एप्लीकेशन पर मिलने वाली है। 49 ऑनलाइन मॉक टेस्ट रहेंगे। अटेम्प्ट कैसे करना है, वीडियो लिंक और धुरीना ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यहाँ पर अभी एनटीपीसी की भी टोटल 35 ऑनलाइन मॉक टेस्ट रहने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं। बहुत ही कम प्राइस पर मिल रहे हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर यहाँ पर इस सीरीज़ को ज्वाइन कीजिएगा, टेस्ट सीरीज़ को। तो बढ़ते हैं अपन अगले सवाल की ओर। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन था आपके उपभोक्ता का, तो ये उपभोक्ता क्या है? जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें जो 2 घटक में बांटा गया है, जैविक और अजैविक। यहाँ पर जैविक घटक है वो 3 भागों में विभाजित हैं, जो कि उत्पादक है, उपभोक्ता है और अपघटक है। तो ये उपभोक्ता है जो कि जैविक घटकों का प्रकार हो जाएगा। उत्पादक तो जो पेड़ पौधे हो गए, फिर पेड़ पौधों को जो खाते हैं वो उपभोक्ता हो जाएंगे। इसमें भी 3 होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की जो ताकत है वो तीव्रता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो आपके टेस्ला हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन वेबर भी है, तो वेबर क्या है? तो ये है मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स का आपको यदि मात्रक पूछ ले तो वो वेबर हो जाएगा। बाकी जो गॉस की बात करें तो जो चुंबकीय क्षेत्र है इसकी इकाई मैंने टेस्ला बताया, ये तो एसआई यूनिट है। यदि पूछ लें चुंबकीय क्षेत्र की सीजीआई यूनिट, सीजीएस यूनिट है वो क्या है? तो सीजीएस यूनिट है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो बी से डिनोट करते हैं वो हैं गॉस हैं, और 1 टेस्ला में 10,000 गॉस होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल यहाँ पर, मानव शरीर धूप से कौन सा विटामिन प्राप्त करता है? काफ़ी इजी सवाल है, सभी को पता होना चाहिए। विटामिन डी है, ये सूर्य के प्रकाश यानी धूप से प्राप्त होता है। विटामिन डी भी 2 प्रकार से हैं, प्रीवियस वीडियो मैंने बताया भी था। विटामिन D2 और D3, इसके केमिकल जो रासायनिक नाम है, वैज्ञानिक नाम, वो पूछ ले जाते हैं। तो विटामिन D2 है, इसका रासायनिक नाम है अर्गो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन D3 ये कोले कैल्सीफेरॉल है। ये आपस में अलग कैसे? तो विटामिन D3 ये एनिमल से प्राप्त किया जाता है और D2 प्लांट से प्राप्त होता है। अगला सवाल देखिए, इज द स्टडी ऑफ फंगी। तो माइकोलॉजी है, यानी जो सेवा आपको कवकों का, फंगी यानी कवक हो गए, तो कवकों का अध्ययन है वो माइकोलॉजी कहलाता है। और यहाँ पर एक और कंफ्यूज करने वाला फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी है, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी है, और जो कवक का अध्ययन है, फंगी का अध्ययन है, वो आपके
माइकोलॉजी हो जाएगा। तो इसमें जो पूछा गया है स्टडी ऑफ फंगी कॉल्ड माइकोलॉजी। नेक्स्ट वन यहाँ पर रक्त में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का स्तर कई कारकों से प्रभावित होता है। जो रुधिर में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है उसका स्तर कई कारकों से प्रभावित होता है। कौन सा कारक उसमें से नहीं है, किस कारक से ये प्रभावित नहीं होता है? तो इसमें आपके हैं याददाश्त जाना, याददाश्त कम हो जाना, ये कारक नहीं है। बाकी रक्त की कमी से, आयरन की कमी से गर्भावस्था के दौरान ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का स्तर है वो कम हो जाएगा। एक टेस्ट भी आता है दोस्तों हीमोग्लोबिन A1C या फिर से ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन परीक्षण, रक्त परीक्षण होता है जो कि शुगर शर्करा से संबंधित हीमोग्लोबिन के प्रतिशत को यहाँ पर दर्शाता है। और यहाँ पर एक ऑप्शन आपकी याददाश्त जाना था, तो इससे रिलेटेड एक सवाल प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है, अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? तो ये रोग भूलने का रोग है, ये भी आपको याद में रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो वो आपकी पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, जो कि यहाँ पर एक अंतःस्रावी ग्रंथि, इसका आकार मटर के दाने के जैसा होता है पीयूष ग्रंथि का आकार, जिसका वजन 0.6 ग्राम है। और ये है पिट्यूटरी ग्रंथि है, ये मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से से एक निकला हुआ उभार रहता है इसमें। यकृत की बात करें तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, वो आपके यकृत हो जाएगी। रेडियम की खोज किसने की थी? तो पियरे और मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। 21 दिसंबर 1998 को की गई थी। और यहाँ पर पियरे और मैरी क्यूरी, इनको ये नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, जिसमें मैरी क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। अलग अलग यहाँ पर भौतिक और रसायन विज्ञान में, विज्ञान की 2 शाखाओं में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वो पहली वैज्ञानिक हैं। इन्हें एक तो 1911 में नोबेल प्राइज़ जो केमिस्ट्री का मिला था, और वो मिला था रेडियम और पोलोनियम की खोज हेतु केमिस्ट्री का। और 1903 में इससे पहले फिजिक्स का दिया गया था नोबेल प्राइज़ है, जो कि रेडियो धर्मिता की खोज हेतु यहाँ पर टोटल 3 जनों को दिया गया था। 1 हाफ तो हेनरी बैकुरल को दिया गया था, अदर हाफ में यहाँ पर 2 जने पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी को ये दिया गया था 1903 में फिजिक्स का। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, शरीर में किसकी अत्यधिक मात्रा गठिया का कारण बनती है? तो गठिया का कारण यहाँ पर शरीर में यूरिक एसिड की अत्यधिक मात्रा हो जाती है, तो वो गठिया रोग। गठिया रोग होता क्या है वो बता दूं, तो दोस्तों जो संधि होता है, जोड़े होते हैं, तो जोड़ों की सूजन है, इनके कारण होने वाला दर्द या फिर जकड़न है ना, वो उम्र के साथ बढ़ जाती है। वो ही गठिया, जहाँ पर कनेक्शन संधि होती है, जोड़े आपस में, जहाँ पर जॉइंट रहता है ना शरीर के भाग, उसमें जो सूजन आती है वही आपकी गठिया रोग है, जो कि यूरिक एसिड के कारण होती है अत्यधिक मात्रा। और यहाँ पर मैं यूरिक एसिड की बात करूँ तो ये जो कार्बनिक यौगिक है, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों से मिला हुआ है। इन 4 तत्वों से, इस टाइप से इनका अणुसूत्र है C5H4N4O3 है ये यूरिक एसिड का फॉर्मूला। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे, जीवों का वर्गीकरण इनके 5 जगत में बांटने की अवधारणा किसने विकसित की है? तो जीवों का जो वर्गीकरण है वो 5 जगत अवधारणा को आपको पूछ रहा है, काफ़ी बार एग्जाम आया हुआ सवाल है, तो रॉबर्ट व्हीटेकर हो जाएगा। और 1969 में परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण है, उस प्रणाली का स्थान है वो व्हीटेकर के द्वारा प्रस्तुत 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। तो व्हीटेकर ने जीवों की जो 5 जगत में वर्गीकृत किया है वो कौन से 5 किंगडम है? तो उसमें आप देखिएगा मोनेरा जगत है, प्रोटिस्टा जगत है, और जो फंगी कवक जगत है, पादप जगत और जंतु जगत है, ये 5 जगत आप देख सकते हो। जिसमें मोनेरा जगत है ये प्रोकैरियोटिक जीव हैं, जीवाणु हो गया, साइनोबैक्टीरिया है, आर्कीबैक्टीरिया इसमें शामिल है। प्रोटिस्टा में यहाँ पर पादप व जंतु के बीच स्थित युगलीना इसी जगत में आता है, जो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं। कवक जगत में यहाँ पर इसमें परजीवी तथा मृत पदार्थों पर भोजन के लिए निर्भर जीव शामिल रहते हैं। पादप जगत तो शैवाल और बहुकोशिक के जो हरे पौधे हैं। जंतु जगत में सभी बहुकोशिक के जंतु इसमें शामिल हो जाते हैं। अगला सवाल यहाँ पर, निक्टोफोबिया ये भय कौन सा होता है? फोबिया नहीं भय है, तो निक्टोफोबिया है, ये अंधेरे से डर लगता है, उसे निक्टोफोबिया का रोगी माना जाता है, जिसे अंधेरे से डर लगता है। तो पक्षियों से भय, यहाँ पर और ऑप्शन है पक्षी का, तो पक्षियों से भय है वो आपकी ऑर्निथोफोबिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्निथोफोबिया। और जानवरों से जो भय लगता है जानवर से, वो आपकी जूफोबिया कहलाता है। यहाँ पर पक्षी का था, सॉरी यहाँ पर पूछा गया था आपकी निक्टोफोबिया, जो कि अंधेरा का भय हो जाएगा। समतल सतहों पर पानी की बूंदें हमेशा गोल आकार क्यों होती हैं? तो अणुओं के द्वारा सतहों के खिंचाव के दबाव के कारण,
तो जो पानी की बूंद गोल होती है उसका कारण है दरों की सतह पर एक बल कार्य करता है जो कि आपकी पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन रहता है। इसी पृष्ठ तनाव के कारण दरों की सतह है वो उसका क्षेत्रफल कम होता है, और चूंकि गोल आकार का क्षेत्रफल आपको पता है सबसे कम होता है, इसलिए पानी की बूंदें गोल होती हैं। इसका कारण पृष्ठ तनाव जो अणु के द्वारा सतहों के खींचाव के दबाव के कारण ये सतहों पर, समतल सतह पर पानी की बूंदें हमेशा गोल होती हैं। अगला सवाल देखिए, 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी है H2O है, उसकी pH वैल्यू, शुद्ध वाटर है pH वैल्यू 7 हो जाएगी। अगला यहाँ पर दंत इनेमल निम्नलिखित में से बनता है। दंत इनेमल जो कि मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व इनेमल है, ये किससे बनता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट के द्वारा दंत इनेमल बनता है, जिसे दंत वलक भी कहा जाता है। जो हमारे दांत है ना उसका ऊपरी आवरण है वही दंत वलक या फिर इनेमल से बना हुआ होता है। दंत निर्माण 3 प्रकार से ऊतक से होता है, डेंटिन है, सीमेंटम और दंत पल्प है, और मानव शरीर में इनेमल का निर्माण कैल्शियम फॉस्फेट से होता है। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, क्रोकस सेटिवस एल है, ये किसका सिरा है? तो केसर है। जो केसर रहता है सेफ्रन है, इसका वानस्पतिक नाम वो क्रोकस सेटाइवस है, और क्रोकस सेटाइवस का यहाँ पर सिरा है वो ये केसर का है। केसर का जो सिरा रहता है क्रोकस सेटाइवम एल कहलाता है वो। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, केसर को इंग्लिश में सेफ्रन और वानस्पतिक नाम है क्रोकस सेटाइवस। नेक्स्ट में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, किसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है? जो सार्वभौमिक विलायक रहता है, हर किसी को घोल देता है, वो वाटर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इनर्शिया है ये किसके अनुपातिक होता है? इनर्शिया यानी आपके जड़त्व, जड़त्व समानुपाती होता है द्रव्यमान की। द्रव्यमान बढ़ेगा तो जड़त्व भी बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा जड़त्व भी। तो यहाँ पर जड़त्व होता क्या है? तो किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब जैसे कि यदि कोई वस्तु है वो स्थिर है तो वो स्थिर बना रहना चाहती है, यानी अपने गति का विरोध करेगी, वो नहीं चाहती कि गतिशील हो, तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी। अन्य यदि आप फोर्स लगा के इसको गतिशील करेंगे तो उसका विरोध करेगी, वही गुण होता है इनर्शिया, जड़त्व होता है। और जड़त्व का माप है वो द्रव्यमान होता है, यानी यहाँ पर द्रव्यमान के जो अनुपातिक है, इसका मतलब है अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उस वस्तु की गति का प्रतिरोध भी अधिक होगा, यानी अपनी मूल स्थिति में विरोध है वो अधिक करेगी, वो नहीं चाहेगी मूल स्थिति है इसमें परिवर्तन हो। जड़त्व के प्रकार हैं, आपने न्यूटन का नियम पढ़ा होगा जड़त्व का नियम। तो विराम का जड़त्व है, गति का जड़त्व है और दिशा का जड़त्व है। विराम के जड़त्व में वस्तु स्थिर अवस्था में रहेगी, उसका विरोध करेगी। गति के जड़त्व में आप वस्तु को रोकेंगे तो उसका विरोध करेगी, वो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है। और दिशा में परिवर्तन नहीं करना चाहती है, दिशा का जड़त्व हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस तापमान पर लोहा पिघलता है? यानी आपको पूछा है आयरन लोहे का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, यानी ठोस से जो द्रव अवस्था में बदलता है वही आपकी मेल्टिंग पॉइंट है, जो कि लोहे का हो जाएगा 1538 डिग्री सेल्सियस है लोहे का मेल्टिंग पॉइंट, यानी किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह तापमान जिस पर अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। और इसके विरुद्ध बात करूं, यहाँ पर द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, तो जिस तापमान पर ये होता है वो आपकी फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, सिट्रुलस लेनाटस है, ये किसका वानस्पतिक नाम है? जो तरबूज है, वाटरमेलन है, उसका जो वनस्पतिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है वो है सिट्रुलस लेनाटस है, ये है आपके तरबूज का वैज्ञानिक नाम। अगला सवाल देखिए, दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवाओं में से एक पेनिसिलिन की खोज किसने की है? तो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है इसकी खोज है, मैं प्रत्येक वीडियो में लगभग जो भी साइंस की वीडियो आते हैं उसमें ये ज़रूर बताता हूँ। पेनिसिलिन है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजी गई, जो कि स्कॉटिश ये रिसर्चर हैं, और ये क्रेडिट है इनकी डिस्कवरी का 1928 में इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21, चिकित्सा और शल्य विज्ञान का प्राचीन संस्कृत ग्रंथ कौन सा है? तो चिकित्सा और शल्य विज्ञान का जो प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है वो है सुश्रुत संहिता है, और इनके जो रचयिता है वो सुश्रुत हैं, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व काशी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे भूकंप संबंधी अध्ययन को कहते हैं, तो वो सेस्मोलॉजी हो जाएगा, भूकंप संबंधी अध्ययन सेस्मोलॉजी। अन्य ऑप्शन में यहाँ पर एक लिथोलॉजी दिया हुआ है, तो लिथोलॉजी है चट्टानों की सामान्य भौतिक विशेषताओं का अध्ययन है, जो चट्टानें हैं उनकी भौतिक विशेषताओं का अध्ययन। हिस्टोलॉजी आपको पता है, बहुत बार बता चुका हूँ, उत्तक विज्ञान होता है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित धातु में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो फ्री स्टेट में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है वो तांबा हो जाएगी।
जाएगी। मुक्त अवस्था यानी बहुत कम क्रियाशील होती हैं, अन्य से वो क्रिया नहीं करती है, तो उसमें आपकी मुख्यतः है सोना, गोल्ड हो जाता है, प्लेटिनम है, चांदी यहाँ पर ये भी मुक्त अवस्था में, सिल्वर भी मुक्त अवस्था में है, और कॉपर है। ये सभी सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे हैं। और सबसे ऊपर कौन से है, तो वो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ये मुक्त अवस्था में नहीं है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, और जो कम क्रियाशील है वो मुक्त अवस्था में, उसमें तांबा, चांदी, प्लेटिनम, सोना हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 है, नासा का कौन सा अंतरिक्ष यान वर्ष 2016 से लगभग 2 वर्षों से बृहस्पति ग्रह का अध्ययन कर रहा है, तो ये है जूनो। जूनो जो अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद यानी नासा है, उनके द्वारा हमारे सौर मंडल के 5वें ग्रह यानी बृहस्पति का अध्ययन करने के लिए पृथ्वी से ये जूनो गया था। 5 अगस्त 2011 को छोड़ा गया था और अंतरिक्ष, और ये पहुंचा 5 वर्ष बाद, लंबी यात्रा के बाद 5 जुलाई 2016 को ये बृहस्पति तक पहुंचने में सफल रहा। उसके बाद ये अध्ययन कर रहा है जूनो बृहस्पति का। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड जो एडवेंटेशिया, ये जो 4 परतें हैं वो किसकी है, तो ये है दोस्तों गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल यानी जठरांत्र में 4 परतें होती हैं, उसमें अंतरतम परत है वो म्यूकोसा है, और इसके नीचे हैं सब म्यूकोसा, फिर उसके बाद है मस्कुलरिस, प्रोपरिया है, और अंत में सबसे बाहरी परत है वो एडवेंटेशिया है। तो ये जठरांत्र की 4 परतें हो जाएगी। जठरांत्र क्या है, तो ये जो मनुष्य और अन्य जो भी जंतु हैं उसके अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा तंत्र है जो भोजन को ग्रहण करता है, उनका पाचन, भोजन को ग्रहण किया, पाचन किया, फिर जो ऊर्जा एवं पोषक पदार्थों का शोषण करते हैं, और अंत में जो बचा हुआ वेस्ट रहता है वो मल एवं मूत्र के रूप में बाहर निकलता है। ये सभी जठरांत्र क्षेत्र हो जाता है, जिसमें आपके मुख हैं, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत इत्यादि होते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का कारण है, तो मलेरिया का कारण यहाँ पर मादा एनाफ्लिज मच्छर हो जाएंगे। एडिस मच्छर की बात करें तो डेंगू का जो कारण है वो मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट यहाँ पे संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले लंबे बालों वाले स्तनधारियों का नाम आपको पूछा है, तो संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में जो लंबे बालों वाले स्तनधारी हैं वो याक हो जाएंगे। अगला सवाल है, किसको भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, तो भारतमैन के रूप में जाने जाते हैं। पक्षी विज्ञान है ये जो ब्रांच है इसे कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट सवाल देखिए, मनुष्यों में प्रत्येक कोशिका में आमतौर पर कितने गुणसूत्र होते हैं, तो प्रत्येक कोशिका में यहाँ पर टोटल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़ी तो नर और मादा में कॉमन है, और एक जोड़ी जो गुणसूत्र रहता है वो नर में XY गुणसूत्र है और मादा में XX गुणसूत्र होता है। अगला सवाल यहाँ पर, कार्बन डेटिंग में एक कमजोर अणु कार्बन 14 विकृत होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो कार्बन डेटिंग में जो कमजोर अणु कार्बन 14 है ये विकृत होते नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट हो जाता है। और कार्बन डेटिंग का उपयोग कहाँ पर होता है, तो ये जो पुरातत्व, जीव विज्ञान में जंतुओं एवं पौधों से प्राप्त अवशेष रहते हैं, इनके आधार पर उनका जीवन काल यानी कितने वर्षीय पुराने हैं, समय चक्र का निर्धारण करने में कार्बन काल निर्धारण विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें कार्बन 12 एवं कार्बन 14 के मध्य अनुपात निकाला जाता है। मधुमेह एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति के रक्त में किसका स्तर है वो बहुत अधिक हो जाता है। मधुमेह में जो स्तर अधिक होता है वो शर्करा का अधिक स्तर हो जाता है। बहुत अधिक यदि स्तर हो जाता है रक्त में तो उस केस में उनको मधुमेह है यानी वो डायबिटीज रोग हो जाता है। जब हमारे शरीर में जो पैंक्रियाज है उसमें इंसुलिन का पहुंचना कम हो जाता है। इंसुलिन है ये हार्मोन निकलता है अग्नाशय ग्रंथि से, तो पैंक्रियाज में इंसुलिन का पहुंचना कम हो जाता है तो खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। इस स्थिति को डायबिटीज कहा जाता है। अग्नाशय जो कशेरुकी जीवों की पाचन और अंतःस्रावी प्रणाली का एक ग्रंथि है, इससे इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन निकलते हैं और इसी से इंसुलिन की कमी से ये मधुमेह रोग होता है। अगला सवाल देखिए, आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली वह दवा है जो दर्द का इलाज करने और शरीर के उच्च तापमान को कम करने में मदद करती है। तो कौन सी यहाँ पर मेडिसिन है? पैरासीटामोल है। ये दर्द कम करती हैं और यदि शरीर का तापमान बढ़ जाता है, बुखार वगैरह आता है, उस केस में तापमान को कंट्रोल करने में पैरासीटामोल सहायक है। अन्य जो ऑप्शन आपके दे रखे हैं, ग्वाइफेनेसिन जो मेडिसिन है, इस दवा का उपयोग होता है वायु मार्ग से कफ को बाहर निकालने से। हमारे शरीर का जो वायु मार्ग है उसमें कफ को बाहर निकालने में मदद करती है, ग्वाइफेनेसिन है। और यहाँ पर डेक्स्ट्रोमेथोरेफन है, ये मेडिसिन भी
खांसी, सामान्य जुकाम और अन्य स्थितियों के उपचार के लिए निर्देशित की जाती हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 है। जनवरी 2019 में नासा के ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट यानी TESS ने तारामंडल में HD 22179b नामक अपने तीसरे छोटे एक्सोप्लैनेट की खोज की थी। तो वो कौन से तारामंडल में खोज की है? तो ये है रेटिक्यूलम तारामंडल में HD ये 21749b नामक अपने तीसरे छोटे एक्सोप्लैनेट की खोज की है नासा ने जनवरी 2019 में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बता दूं ये एक्सोप्लैनेट होता क्या है, जो बहिर्ग्रह कहा जाता है हिंदी में इसे। ये एक गैर सौरीय ग्रह होता है, यानी ऐसे ग्रह को कहा जाता है जो हमारे सौरमंडल से बाहर, ग्रह हैं वो बहिर्ग्रह या फिर एक्सोप्लैनेट हो जाएगा। और वहाँ पर ये जो एक तीसरा छोटा एक्सोप्लैनेट की खोज है वो रेटिक्यूलम तारामंडल में जनवरी 2019 में की गई थी। पीतल निम्नलिखित में से किसका एलॉय है? तो पीतल है पिताजी, तांबा और जिंक का मिश्रण है पीतल। परसेंटेज की बात करें तो इसमें तांबा यानी कॉपर तो 70% है, पीतल में जो जिंक है वो है 30%। अन्य इंपॉर्टेंट मैं एलॉय की बात करूँ तो कांसा जो ब्रॉन्ज है उसमें तांबा और टिन का है, जिसमें कॉपर है 90% और एसएन जो टिन है वो 10% है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, ये आपको ध्यान में रखना है। होता क्या? तो निक्कू जी, निकल कॉपर जिंक होता है। कॉपर 60%, जिंक और निकल 20%। गन मेटल में होता है तांबा सबसे ज़्यादा 90% है, फिर जिंक होता है 2% और टिन होता है 8%। ये है गन मेटल में तांबा जस्ता टिन। अगला सवाल यहाँ पर बोस म्यूटस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो जंगली याक है। तो जंगली याक का जो वैज्ञानिक नाम बोस म्यूटस है। अन्य ऑप्शन देखिए, घोड़ा है, भैंस है। तो भैंस का वैज्ञानिक नाम है बबलस बुबलिस है, ये भैंस का वैज्ञानिक नाम है। घोड़ा का वैज्ञानिक नाम है इक्वस कैबलस है, ये घोड़ा का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस फूल को वानस्पतिक रूप से नार्सिसस के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा फूल है वो नार्सिसस के नाम से जाना जाता है वानस्पतिक रूप से? तो डैफोडिल है, ये नार्सिसस के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल यहाँ पर, लोहे का आपको पूछा है कितने डिग्री पर उबलता है? क्वथनांक पूछ लिया है। इससे पहले क्वेश्चन में मेल्टिंग पॉइंट जहाँ पर 1538 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा कुछ था। अब लोहे का जो यहाँ पर मैं बात करूँ क्वथनांक कितना है, बॉइलिंग पॉइंट है, तो 2861 डिग्री सेंटीग्रेड है लोहा उबलता है। क्वथनांक का मतलब क्या हुआ? तो दाब की किसी दिए हुए नियत मान के लिए दाब फिक्स है, तो वहाँ पर नियत ताप पर जिस पर कोई द्रव उबल कर द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिणित हो जाता है, तो द्रव से वाष्प अवस्था में जो कन्वर्ट हो जाता है, तो किसी निश्चित दाब पर वो कौन सा तापमान है जहाँ पर ये हो रहा है, वही आपकी क्वथनांक कहलाएगा। इसमें आपके लोहे का जो आयरन का क्वथनांक है वो 2861 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर, चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान-1 कब शुरू किया गया था? तो चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन जो चंद्रयान-1 है वो श्री हरिकोटा से शुरू किया गया था। और ये जो अभियान है इसमें मानव रहित यान को 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर भेजा गया था। तो 22 अक्टूबर 2008 को इसकी शुरुआत हुई और ये 30 अगस्त 2009 तक एक्टिव रहा था, ये मानव रहित यान था। कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो श्री हरिकोटा में जो सेकंड लॉन्च पैड है सतीश धवन स्पेस सेंटर, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। अब की बार चंद्रयान-2 भी वहाँ से सतीश धवन स्पेस सेंटर से सेकंड लॉन्च पैड से लॉन्च हुआ है। चंद्रयान-2 लॉन्च हुआ है 22 जुलाई 2019 को। इसमें दो इम्पोर्टेंट नाम लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान है और इनका कुल मिला के वेट कितना है? तो 3.8, ये 3.8 टन यानी 3850 किलोग्राम इसका वेट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, आधुनिक समय की पेंसिलों में प्रयुक्त कार्बन आधारित पदार्थ कौन सा है? तो कार्बन आधारित पदार्थ जो आधुनिक समय की पेंसिलों में है वो आपके लेड हो जाएगा, यानी शीशा। पीबी से डिनोट करते हैं। परमाणु द्रव्यमान 207 यू है। परमाणु संख्या है 82, लेड यानी जो शीशा है पीबी की। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन जीव विज्ञान के महान प्रतिमानों में से एक नहीं है? तो ये जीव विज्ञान के नहीं, आर्किमिडीज हैं, इनका फिजिक्स से भौतिक विज्ञान से संबंध है। बाकी जीव विज्ञान में मेंडल की विरासत के नियम है, डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत है, तुलनात्मक जैव रसायन की स्थापना है। मैं जो ऑप्शन की बात करूँ आर्किमिडीज की, तो इनका जो सिद्धांत क्या कहता है, कोई भी तरल माध्यम है
उसमें आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु, आप किसी भी तरल माध्यम में कोई भी आंशिक या फिर पूरी डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल कौन सा होता है? वो जल के द्वारा विपरीत दिशा में जो ऊपर की ओर बल लगता है वो बल उस वस्तु के द्वारा विस्थापित, जो भी आप दरों के अंदर वस्तु को डुबा रहे हो तो उसके द्वारा विस्थापित अंदर जाएगी तो वो जल को भी विस्थापित करेगी, हटाएगी। कितना हटाएगी? उसी भार के बराबर वही उत्प्लावन बल ऊपर की दिशा में लगता है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अगला सवाल यहाँ पर मेगा पटेरा नोवाइंगलियाई को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो ये व्हेल है, हम्पबैक व्हेल का ये नाम हो जाएगा, वैज्ञानिक नाम है मेगा पटेरा नोवाइंगलियाई। अगला सवाल यहाँ पर फुल मिनोलॉजी किसका अध्ययन है? तो फुल मिनोलॉजी है ये आपकी बिजली चमकती है उसका अध्ययन कहलाता है फुल मिनोलॉजी, बिजली चमकने का अध्ययन हो जाएगा। और यहाँ पर जो एक आपके था ज्वालामुखी विस्फोट है ये वोल्केनोलॉजी है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर किससे भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने मार्च 1944 में नाभिकीय ऊर्जा पर अनुसंधान कार्य स्टार्ट किया था और 1947 में भारत सरकार के द्वारा गठित परमाणु ऊर्जा आयोग है इनके प्रथम अध्यक्ष भी नियुक्त हुए थे। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक का 24 जनवरी 1966 को एक विमान दुर्घटना में होमी जहांगीर भाभा का निधन हो गया था। अगला सवाल यहाँ पर फोटोफोबिया का अर्थ है प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता। नेक्स्ट यहाँ पर किस वर्ष में राइट बंधुओं ने दुनिया की पहली सफल नियंत्रित संचालित उड़ान पूरी की थी? तो राइट बंधुओं ने जो सबसे पहले एरोप्लेन में उड़ान पूरी की थी वो 1903 में की थी। राइट बंधु का नाम आगे सवाल भी आएगा, वो है ऑरविल और विल्बर राइट हैं। ऑरविल राइट और विल्बर राइट हैं, दो अमेरिकन बंधु थे जिन्हें हवाई जहाज का आविष्कारक माना जाता है। इन्होंने 13 दिसंबर 1903 को संसार की सबसे पहली सफल मानवीय हवाई उड़ान भरी जिसमें हवा से भारी विमान को नियंत्रित किया गया है और समय पर यहाँ पर निर्धारित समय तक संचालित भी किया गया है। तो 1903 में ये राइट बंधु थे, ऑरविल और विल्बर राइट के द्वारा, जो अमेरिकन थे, इनके द्वारा ये सबसे पहले हवाई जहाज का उड़ान भरी गई थी। अगला सवाल यहाँ पर मालुस पमीला है ये किस वृक्ष का वानस्पतिक नाम है? तो मालुस पमीला है ये सेब का, एप्पल का वानस्पतिक नाम हो जाएगा। केला के वैज्ञानिक नाम की बात करूँ तो मूसा एक्यूमिनाटा हो जाएगा। ऑरेंज नारंगी का जो है वो सीट्रस साइनेंसिस हो जाएगा। बाकी यहाँ पर तरबूज ऊपर आ भी चुका है, वाटरमेलन का वो है सिट्रुलस लेनाटस। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47, ग्लूकोज और प्रोटीन, लिपिड्स या न्यूक्लिक एसिड जैसे घुलने वाली शर्कराओं के बीच जो गैर एंजाइमी बॉन्डिंग रहती है, प्रतिक्रिया है, वो होती है तो वो है ग्लिकेशन। यहाँ पर ग्लिकेशन हो जाएगा या फिर जो ग्लाइकेशन है इसे कभी कभी गैर एंजाइमी ग्लाइकोसिलेशन भी कहा जाता है। गैर एंजाइमी ग्लाइकोसिलेशन है। इसमें एक प्रोटीन या लिपिड के लिए शर्करा का सहसंयोजक बंधन होता है। तो प्रोटीन और लिपिड या फिर न्यूक्लिक एसिड जैसे घुलने वाली शर्कराओं के बीच यहाँ पर एक गैर एंजाइमी प्रतिक्रिया रहती है तो वो है ग्लिकेशन कहलाती है। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48, डॉक्टर अनूप मिश्रा, चेयरमैन फोर्टिस सीडॉक और उनकी टीम के द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार न केवल मोटे अपितु पतले लोग भी टाइप 2 मधुमेह के शिकार हो सकते हैं। तो मोटे के साथ साथ पतले लोग भी यहाँ पर टाइप 2 मधुमेह के शिकार हो सकते हैं। ये रिपोर्ट है अनूप मिश्रा जो कि चेयरमैन है फोर्टिस सीडॉक और उनकी टीम के द्वारा। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 है, स्टडी ऑफ वायरस, तो वायरोलॉजी है जो वायरस का अध्ययन किया जाता है। कवकों का अध्ययन यहाँ पर माइकोलॉजी हो जाएगा। परजीव विज्ञान है जो पैरासाइटोलॉजी है, ये परजीव विज्ञान है। प्रोटोजूलॉजी है, ये प्रोटोजोआ का अध्ययन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 है, जनवरी 2019 में भारतीय वैज्ञानिक को मटेरियल रिसर्च के लिए पहले से एक सऊद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किन्हें किया गया है? CNR राव को यहाँ पर मटेरियल रिसर्च के लिए पहला जो शेख सऊद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है उनसे सम्मानित CNR राव को किया गया है। और ये जो पुरस्कार है जनवरी 2019 में भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक भारत रत्न से सम्मानित प्रोफेसर CNR राव को मटेरियल रिसर्च के लिए पहला जो शेख सऊद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है उनके लिए चुना गया है। ये पुरस्कार है यूनाइटेड अरब अमीरात के सेंटर फॉर एडवांस्ड मटेरियल के द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड यहाँ पर पालक में, इसके साथ साथ
टमाटर में भी ऑक्जेलिक एसिड है। आंवला की बात करूं तो विटामिन सी का ये स्रोत है आंवला, इसमें सिट्रिक एसिड और मैलिक एसिड है। इमली टार्ट्रिक एसिड है। नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई की पहचान कीजिए। तो प्रतिरोध की एसआई यूनिट है वो ओम हो जाएगी। इस प्रकार से आप सभी को पता होना चाहिए। कूलाम आवेश की है, वॉट यहाँ पर शक्ति की है, एम्पियर धारा की है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 है। तो ये आपके हो गया पर्सिया अमेरिकिना कॉमनली नॉन एज। तो पर्सिया अमेरिकिना है वो एवोकेडो का जो नाम है वो पर्सिया अमेरिकिना है। एवोकेडो क्या है, जो एक फ्रूट है। इसे रुचिरा या फिर मक्खन फल भी कहा जाता है। एवोकेडो कैरेबियाई क्षेत्र से संबंधित एक फल है। इनका नाम है पर्सिया अमेरिकाना है वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट वन यहाँ पर हवाई जहाज की खोज करने वाले राइट बंधु पहले तक कब हुई थी, अब किन्होंने की थी। राइट बंधुओं का नाम आपको पूछ लिया यहाँ पर। तो मैं बता चुका हूँ आपको, विल्बर और ओरविल जो राइट हैं इनके द्वारा की गई हैं, जो दो अमेरिकन बंधु हैं 17 दिसंबर 1903 को। अगला सवाल यहाँ पर जनवरी 2019 में नासा के ग्रहों की खोज करने वाली अंतरिक्ष यान जो टेस है, नासा के जो ग्रहों की खोज करने वाले अंतरिक्ष यान टेस ने पृथ्वी के आकार से 3 गुना ज़्यादा, जो अर्थ का आकार है उससे 3 गुना बड़े नए ग्रह की खोज की। नासा ने इस ग्रह का नाम रखा है HD 21449 बी रखा गया इस ग्रह का नाम। नेक्स्ट वन यहाँ पर धमनी से नहीं गुजर सकती हैं। तो वैक्यूम में खाली स्थान से धमनी नहीं गुजर सकती हैं। धमनी की बात करूँ तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था ध्वनि का वेग कितना होता है। जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर साउंड की स्पीड है ये हवा में ध्वनि का वेग 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 343 मीटर पर सेकेंड है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जैसे ही तापमान बढ़ता है तो ध्वनि का वेग भी बढ़ता है, यहाँ पर 346 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। और 30 पर 349 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। और यहाँ पर बात करूँ ठोस, द्रव और गैस में किस में ध्वनि का वेग ज़्यादा होता है, बहुत बार एग्जाम आया हुआ सवाल है। तो ठोस में ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा, उसके बाद द्रव में है, फिर होता है आपके गैस में। और डेसिबल ध्वनि की तीव्रता के मापने की जो यूनिट वो डेसिबल है। ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग भी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो कोगुलेशन हो जाएगा। रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया कोगुलेशन है। यहाँ पर मैं बात करूँ रक्त के थक्के की, तो चोट लगने से जो रुधिर वाहिकाएं हैं, वाहिनियाँ हैं, उनके फटने पर रुधिर बहकर बाहर जाने से रोकने के लिए, रुधिर वाहिनियों से फटने से रुधिर बाहर निकलता है, उसको रोकने के लिए जो रक्त का थक्का जमता है, इस क्रिया को रक्त की थ्रोम्बोसाइट जो सहायक होती है, जो प्लेटलेट्स हैं, बिंबाणु हैं, उसके द्वारा ये रक्त का थक्का बनाने में सहायता की जाती है। और विटामिन के हैं, ये रक्त के थक्का बनाने में सहायक विटामिन है, वो विटामिन के हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने की थी। तो हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड के द्वारा विद्युत चुंबकत्व की सबसे पहले खोज की गई थी। यहाँ पर विदेशियों से भय लगता है, उसे कहा जाता है जेनोफोबिया। विदेशी आदमी है दूसरे देश का, उनसे जो यदि भय लग जाता है, डरते हैं लोग, उन्हें कहा जाता है जेनोफोबिया। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, और यहाँ पर अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बता देते हैं जो ऑप्शन में थे। तो टॉक्सीफोबिया है, जो जहर से, विषाक्तता से भय लगता है, वो है टॉक्सीफोबिया। नेक्स्ट यहाँ पे आपके एक है सीटोफोबिया। तो यहाँ पर सीटोफोबिया की बात करें तो ये आपके फूड और ईटिंग, खाने से, भोजन से जो डर लगता है वो सीटोफोबिया। थियोफोबिया है, ये रिलीजन और जो गॉड देवता हैं उनसे जो डरते हैं वो थियोफोबिया हो जाएगा। घ्राण ग्राही इनमें से स्थित होते हैं। घ्राण यानी सूंघना, जो ग्राही है वो नाक के द्वारा की जाती है। घ्राण ग्राही ये नाक से संबंधित हैं। अन्य जो इंपॉर्टेंट जो रिसेप्टर ग्राही हैं उसमें आपके रस संवेदी ग्राही हैं, जीभ हो जाएगी स्वाद के लिए। घ्राण ग्राही यहाँ पर सूंघने के लिए नाक है। स्पर्श ग्राही है, ऊष्मा को महसूस करने के लिए जो त्वचा है। प्रकाश ग्राही है, दृष्टि के लिए आंख है। श्रावण ग्राही है, ये सुनने के लिए कान हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सुगोली संधि ब्रिटिश और किन के बीच में हुई थी। तो ये गोरखा। सुगोली संधि की बात करूँ तो ये ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है प्लस यहाँ पर विरुद्ध वर्सेज नेपाल के राजा के बीच हुई एक संधि है, जो कि 1814 से 16 के दौरान हुए ब्रिटिश नेपाली युद्ध के बाद, ब्रिटिश नेपाली युद्ध हुआ था 1814 से 16 के मध्य। उस युद्ध के बाद यहाँ पर ये संधि है जो सुगोली
संधि है, इस पर हस्ताक्षर किए गए थे नेपाल की ओर से। इस पर राजा गुरु गजराज मिश्र और कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रैडशो ने हस्ताक्षर किए थे। 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षर हुए और क्या यहाँ पर हस्ताक्षर में अनुमति दी गई। तो इस संधि के अनुसार नेपाल के कुछ क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत में शामिल करने, काठमांडू में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि की नियुक्ति और ब्रिटेन की सैन्य सेवा में गोरखा थे जो नेपाल के लोग हैं उनको भर्ती करने की जो अनुमति दी गई है वो ये सुगोली संधि का रिजल्ट रहा है। तो गोरखा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये संधि हुई थी। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से किस फूल को वनस्पतिक रूप से डायंथस के नाम से जाना जाता है। तो गुलनार को वनस्पतिक रूप से जो डायंथस के नाम से जाना जाता है वो आपके गुलनार हो जाएगा। ऊपर डैफोडिल का भी था। नेक्स्ट यहाँ पे आस्क दिशा क्या है। तो भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर एक चैट बोट है, तो बोट आपको वहाँ पर रिप्लाई करेगा इनबॉक्स के रूप में। तो भारतीय रेलवे में आप कोई भी इंक्वायरी करते हो और कंप्यूटर के द्वारा बोट के द्वारा यदि रिप्लाई किया जाता है जहाँ पर ह्यूमन नहीं रहते हैं तो बोट के द्वारा जो ऑटोमेटिक वो आस्क दिशा एक तरीके से भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर चैट बोट हो जाएगा। ZnSO4 7H2O किस पदार्थ का रासायनिक नाम है। तो व्हाइट विट्रियल का केमिकल नाम है जिंक सल्फेट और साथ यहाँ पर जल के अणु भी हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध डायोप्टर से है। तो डायोप्टर है ये नेत्र विज्ञान है। डायोप्टर की बात करूं तो लेंस की प्रकाशीय शक्ति, तो मानव नेत्र की बात हो जाती है तो लेंस रहता है उसकी जो प्रकाशीय शक्ति का मात्रक है वो डायोप्टर है। लेंस की जो फोकस दूरी f है ना उसका व्युत्क्रम होता है डायोप्टर है। उत्तल लेंस के लिए UP उत्तल में पॉजिटिव है, अवतल लेंस के लिए नेगेटिव ऋणात्मक रहती है लेंस पावर। अगला सवाल यहाँ पर कैनिस ल्यूपस को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है। तो वॉल्फ रहता है जो भेड़िया है उसका नाम है वैज्ञानिक कैनिस ल्यूपस है। जो ग्रे वॉल्फ है एक कुत्ते के रूप का जंगली जानवर है। वैज्ञानिक नजरिए से भेड़िया ये कैनिडाई पशु परिवार का सबसे बड़ा शरीर वाला सदस्य है। तो कैनिस ल्यूपस है ये भेड़िया का हो जाएगा वैज्ञानिक नाम। अन्य जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑप्शन थे वो भी देख लेते हैं, चिकन बकरा गाय वगैरह का। तो गाय का वैज्ञानिक नाम है वो आपकी बोस टोरस हो जाएगा। बोस टोरस गाय का है। चिकन का मुर्गे का जो है वो कैलस गैलस डोमेस्टिक है ये चिकन का है। बकरी का है वो काप्रा एग्रेगस हिरकस हो जाएगा। काप्रा एग्रेगस और हिरकस है बकरी का। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत की पहली स्वदेशी एंटी न्यूक्लियर मेडिकल किट का हिस्सा नहीं है। तो जो स्वदेशी है एंटी न्यूक्लियर मेडिकल किट है उसमें एंटी गामा किरण त्वचा मरहम भी है, CA कैल्शियम EDTA सांस लेने संबंधित द्रव्य भी हैं और पुरुषियन नीली गोली भी हैं। लेकिन लवण युक्त घोल है वो एंटी न्यूक्लियर मेडिकल किट का हिस्सा नहीं है जो स्वदेशी किट है। तो EDTA की बात करूं यहाँ पर तो एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड हो जाएगा। और ये किट क्या काम ली जाती हैं, जो परमाणु दुर्घटना हो जाती है, रेडियोधर्मी रिसाव होता है तो उनके खिलाफ हमारी सुरक्षा के लिए ये एंटी न्यूक्लियर मेडिकल किट का प्रयोग होता है। अगला सवाल, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। तो ड्राई आइस की बात है तो कॉमन नेम जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है वो ड्राई आइस हो जाएगी, शुष्क बर्फ हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड है ठोस। नेक्स्ट यहाँ पे ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बीइंग्स इज फ्रॉम। तो यहाँ पर सर्वे आवृत्ति की बात करें तो वो मानव कान है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति है वो सुन सकते हैं। तो आवृत्ति की न्यूनतम सीमा अर्थात 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति के कंपन से उत्पन्न तरंगे हैं वो सर्वे नहीं है, इनऑडिबल हैं। जिसे अवसर्वे 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की जो ध्वनि तरंगे उत्पन्न तरंगे हैं वो अवसर्वे इंफ्रासोनिक होती हैं। जैसे कि कुछ जानवर व्हेल हैं ये 20 हर्ट्ज से कम तरंगे उत्पन्न करते हैं। और जो ज्वालामुखी विस्फोट भूकंप होने पर भी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं। और मैं सर्वे आवृत्ति की बात करूं तो उसकी उच्चतम सीमा क्या 20,000 हर्ट्ज है। तो उससे अधिक आवृत्ति की जो तरंगें सुनाई नहीं पड़ती हैं वो प्रासर्वे या अल्ट्रासोनिक जो बैट्स हैं चमगादड़ के द्वारा ये अल्ट्रासोनिक प्रासर्वे तरंगें उत्पन्न की जाती हैं जिनके माध्यम से वो शिकार करते हैं। अगला सवाल, सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में हमारा शरीर कौन सा विटामिन तैयार करता है। तो सूर्य के प्रकाश से धूप से विटामिन डी है ये बता चुका हूँ ऊपर है, फिर रिपीट हुआ है इसी एग्जाम में। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किसका संबंध आर्यभट्ट से नहीं है। नहीं का पूछा है तो पाई का मूल्य है आर्यभट्ट ने दिया था, पाई का मूल्य है वो 3.1416 इन्होंने दिया था। आर्यभट्टिया जो पुस्तक है अपने ग्रंथ में 1699 AD में।
और पाई की वैसे मैं बात करूं, सबसे पहले कैलकुलेशन गणना किसने की थी, तो सिराक्यूज के आर्किमिडीज के द्वारा सबसे पहले पाई की गणना की गई थी। बाकी शून्य की खोज है, ये भी आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। अणु सिद्धांत हैं, ये आर्यभट्ट से संबंधित नहीं है, ग्रहण संबंधी सिद्धांत भी इन्होंने दिए हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72 है, हावड़ा ब्रिज जो बना हुआ है वो हुगली नदी पर कोलकाता में पश्चिम बंगाल में, तो हावड़ा ब्रिज के निर्माण में कौन से उच्च लचीले धातु इस्पात का प्रयोग किया गया है, तो कौन से यहाँ पर उच्च और लचीले धातु इस्पात का हुआ है, तो वो टिस्क्रॉम का प्रयोग किया गया है। इसमें टोटल हावड़ा ब्रिज में 26,500 टन स्टील यूज हुआ है, जिसमें से जो टिस्कॉन का हुआ है वो 23,000 टन है। वो हाई टेंसिल एलोई स्टील है, उच्च लचीले धातु इस्पात का प्रयोग है, वो 23,000 टन हुआ हावड़ा ब्रिज में, और ये टिस्क्रॉम के नाम से जाना जाता है, जो कि टाटा स्टील के द्वारा सप्लाई किया गया था। हुगली नदी पर ये ब्रिज हावड़ा ब्रिज बना हुआ है, कलकत्ता और ये हावड़ा के बीच की पुल है। और इसका यहाँ पर नाम भी चेंज किया गया है, जो कि अभी नाम रविंद्र सेतु है। 1965 में 14 जून 1965 को इसका रिनाम किया गया है, जो कि ग्रेट बंगाली पोइट है रविंद्रनाथ टैगोर को समर्पित है। अगला सवाल मैं बात करूं, उस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जिसने आनुवांशिक कोड को तोड़ने में मदद की है, तो हरगोविंद खुराना है, नोबेल पुरस्कार विजेता है। इनको 1968 में चिकित्सा का नोबेल प्राइज मिल चुका है। इन्होंने आनुवांशिक कोड को तोड़ने में मदद की है। तो हरगोविंद खुराना एक भारतीय और नागरिकता इनका अमेरिका से है, तो भारतीय अमेरिकी जैव रसायनज्ञ हैं। उनके द्वारा न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड का क्रम खोजा गया, जिसमें कोशिका के आनुवांशिक कोड होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड का क्रम यहाँ पर खोजा गया न्यूक्लिक एसिड में, और प्रोटीन के सेल के संश्लेषण को जो कंट्रोल करता है, तो इनके कारण इनको नोबेल प्राइज दिया गया है 1968 में चिकित्सा का। तो ये है आपके हरगोविंद खुराना। अगला सवाल यहाँ पर कैप्रा एग्रीगस में बता भी चुका हूँ ऊपर, कैप्रा जो एग्रीगस हिरकस हैं, इनको आमतौर पर बकरा के नाम से जाना जाता है। जो वैज्ञानिक नाम है बकरी का, वो कैप्रा एग्रीगस हिरकस हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपकी 75, प्रकाश के वर्णक्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी, तो प्रकाश के लाइट ऑफ स्पेक्ट्रम का जो प्रकाश का स्पेक्ट्रम है उसकी व्याख्या सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने की थी 17वीं शताब्दी में। आइजैक न्यूटन ने, जो प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है क्या, जब सफ़ेद प्रकाश की किरण को प्रिज्म से अपन गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में एक बैंड में विभाजित हो जाता है। 7 रंगों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहा जाता है, जो आपने देखा होगा विबज्योर है। इसमें 7 अलग अलग रंग है, जो कि बैंगनी है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और लाल रंग। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76, कोशिका में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कुल कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होते हैं, तो पानी है। पानी जो कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु, पानी सबसे ज़्यादा होता है कोशिका में। कुल कोशिका द्रव्यमान का वेट के अकॉर्डिंग 70% उसमें जल होता है। तो यहाँ पर मैमल्स में सबसे ज़्यादा जो 70% वेट के अकॉर्डिंग है वो जल होता है। इसमें 46% है ये तो इनसाइड रहता है कोशिका के अंदर, और 23% है ये आउटसाइड रहता है सेल में। टोटल यहाँ पर 70% हो जाता है। अगला सवाल यहाँ पर, कौन सी तकनीक किसी मिश्रण के पृथक्करण की वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसमें मिश्रण को एक माध्यम की सहायता से घोल में मिलाया जाता है। तो मिश्रण को एक घोल में मिलाते हैं, फिर उसमें अवयव भिन्न भिन्न गतियों पर घूमते हैं, और ये है आपकी वर्ण लेखन क्रोमेटोग्राफी, जिसमें मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करने की ये प्रसिद्ध तकनीक है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, रोडियो क्या है, तो यहाँ पर बात करूँ जो रोबोट है ये क्या है, एक प्रकार से रोडियो है, एक रोबोट जो यातायात को सुचारू करने में मदद करता है। और ये जो रोडियो रोबोट है ये पुणे ट्रैफिक विभाग ने ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने और ट्रैफिक नियम को समझाने, इनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए रोडियो नामक ट्रैफिक रोबोट को सड़क सुरक्षा सप्ताह 2019 में 4 फेब से 10 फेब की मध्य लॉन्च किया था, जो कि चेन्नई, पुणे, थाने के 12 छात्रों के द्वारा इसको बनाया गया था, जो 13 से 14 वर्ष के थे। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग करता है, तो बैट्स हैं। जो चमगादड़ है वो अपना शिकार करने के लिए रात्रि के समय अल्ट्रासोनिक ध्वनि है, जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवृत्ति की ध्वनि रहती हैं, तो वो आपके प्राश्रव्य अल्ट्रासोनिक हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, चमगादड़ की कुछ प्रजाति रात के अंधेरे में प्रतिध्वनि के द्वारा शिकार की तलाश करती हैं। इसमें क्या करते हैं, इस प्रक्रिया को इकोलोशन कहता है, जिसमें वो अपने मुंह या फिर नाक से
जो अल्ट्रासोनिक हैं प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे हैं वो भेजती हैं, और ये तरंगे किसी वस्तु से जब टकराती है तो इको होता है, और इस इको से वस्तु है जीव से टकराने के बाद चमगादड़ को पता चलता है, वापस आती है इको से, भाई कितनी नज़दीक है, वो कौन सी दिशा में है, जो भी वस्तु हैं जीव वगैरह तो कौन सी दिशा में है, कितना नज़दीक है, ये सभी पता करने के लिए वो अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे हैं उनका प्रयोग करती हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81, मनुष्य में कमजोर दृष्टि का कारण है वो विटामिन ए की कमी के कारण कमजोर दृष्टि है विटामिन ए, और विटामिन ए की कमी से एक रोग जो रतौंधी रोग है, प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसे इंग्लिश में कहा जाता है तो निकलोपिया है, रतौंधी रोग है। इसमें आपको रात को नहीं आंखों की बीमारी है जिसमें रोग में रोगी को दिन को तो अच्छी तरह से दिखाई देता है लेकिन रात के वक्त वो नज़दीक की चीज़ें ठीक से नहीं देख पाता है। कारण है इसका रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और विटामिन ए की कमी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इंफ्रारेड किरणों को मापता है, तो बोलोमीटर हो जाएगा। ऐसा वैज्ञानिक उपकरण है जो ऊष्मीय विकिरण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर एक अन्य ऑप्शन है वो है कैथेटोमीटर है। तो कैथेटोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है वर्टिकल ऊर्ध्वाधर डिस्टेंस रहती है, जो कि स्केल जहाँ पर कौन से केसेस में जहाँ पर स्केल प्लेस नहीं फिट हो पाती हैं वहाँ पर ये आपके कैथेटोमीटर प्रयोग किया जाता है, जो कि वर्टिकल डिस्टेंस को काउंट करने में। अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, तो वो है ग्लूटस मैक्सिमस। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है ग्लूटस मैक्सिमस है। ये कहाँ पर स्थित रहती है, तो ये रहती है बैक साइड ऑफ हिप, बैक साइड ऑफ हिप है वहाँ पर पीछे की ओर स्थित है। अगला सवाल है, एपीकल्चर वैज्ञानिक रूप से लकड़ी से बने बॉक्स में किसका पालन पोषण करने की तकनीक है, तो ये है मधुमक्खी का पालन है। मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर। और रेशम के कीट का जो कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीट का पालन है ये सेरीकल्चर कहलाता है। अगला सवाल लिखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 85, ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है। इन्होंने देश के पहले शैल गैस रिजर्व की खोज किस स्थान पर की है, तो ये दुर्गापुर में की है। शैल गैस रिजर्व, तो शैल गैस होती क्या है, तो प्राकृतिक गैस जो शैल चट्टान है उसके भीतर से निकाली जाती है वो शैल गैस हो जाएगी। तो ये ONGC ने 2011 में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के द्वारा देश का प्रथम शैल गैस रिजर्व है ये दुर्गापुर है, जो कि पश्चिम बंगाल में है, बुरडावन डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर रिजर्व हैं ये। ओम का नियम कहलाता है, ओम का नियम V बराबर IR हो जाएगा। इसमें आपके विद्युत करंट है तो I बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से V बटा R, V यानी वोल्टेज, R यानी अवरोध प्रतिरोध हो जाएगा। तो ये ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। इसमें एक प्रीवियस एग्जाम में सवाल भी पूछा गया है, ओम के नियम में ताप है ना ये स्थिर रखा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओम के नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाती हैं, तो ताप नियत से रिलेटेड सवाल था वहाँ पर, तो किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर हैं ये उसमें प्रवाहित धारा के अनुपातिक होता है। अगला और जो आपके लास्ट सवाल है, प्राकृतिक मोती में 80% अधिक क्या होता है। प्राकृतिक मोती हैं पेरल हैं, उसमें 80% से अधिक उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। मोती क्या एक ऐसा कठोर पदार्थ होता है जो मुलायम ऊतकों वाले जीवों के द्वारा पैदा किया जाता है, और रासायनिक रूप से मोती ये सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप से कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कि 80% से ज़्यादा उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसके सकेंद्रीय स्तरों में डिपॉजिट करके बनाया जाता है। और मोती वस्तुतः ये मोलस्का जाति के प्राणी के द्वारा, जैसे कि घोंघा हो गया, इनके द्वारा क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बनता है। ये उसी पदार्थ से बनता है जिस पदार्थ में मोलस्का का कवच या आवरण होता है जो CP, और ये पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट और अन्य पदार्थ का मिश्रण रहता है। जैसे कि जो घोंघा का सुरक्षा आवरण है वो आपकी CP है, तो ये मोती हैं ये इनसे बनाया जाता है, जो मोलस्का जाति के सुरक्षा कवच हैं इनसे बनता है ये, और इसमें अधिकतम कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। तो ये दोस्तों जो मार्च 2019 में SSC CPO का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए सभी साइंस के सवाल यहाँ पर कवर हो चुके हैं। मिलेंगे अपन अगले पार्ट में जिसमें SSC CPO जो दिसंबर 2019 में हुआ है वो सभी सवाल कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा है, इस टाइप से कंटेंट बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट करके भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।